नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजीना राय और चलिए नजर डालते हैं शहर की खबरों पर। उज्जैन में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए उज्जैन जिला क्राइसिस कमेटी ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। माधवनगर अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्राइसिस कमेटी ने स्वास्थ्य अमले को सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भले ही अभी भारत में दस्तक नहीं दी है, लेकिन पड़ोसी देशों में नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद देश भर में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने जिला क्राइसिस कमेटियों के साथ बैठकें करते हुए समस्त प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभारी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निर्देश दिए हैं। आज कोरोना जिला प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ शहर के सभी कोविड अस्पतालों के निरीक्षण किया और ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति को जाना। देखिए, कोरोना के कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरी आपदा प्रबंधन की प्रदेश की बैठक ली है और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया कि अल्टीमेटली हमको आवश्यक सावधानी रखना है, लेकिन प्रतिबंध के आधार पर अगर बात करें तो जो उनने पूर्व घोषित किया हुआ कि स्कूल के अंदर जो चूँकि किसी को बच्चों को अभी टीका नहीं लगा है तो 50% छात्र संख्या के साथ वो स्कूल चलेंगे और ऑनलाइन बाकी क्लासें चलेगी। लेकिन जो सामान्य कोरोना के पहले से गाइडलाइन है कि जो जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए डिस्टेंस रखना, मास्क लगाना, हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, ऑक्सीजन प्लांट को चालू होकर देखना, उस संबंध में आज हमने उस बैठक के तुरंत बाद सीएम साहब के निर्देश के बाद हमने माधवनगर हॉस्पिटल का दौरा भी किया और जो ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगाए गए उन दोनों प्लांटों को जा करके देखा है, उनका ऑक्सीजन लेवल और बाकी सारी फंक्शनिंग देखी। उम्मीद कर रहे हैं अंदर के हॉस्पिटल के बेड और बाकी डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं। पूरे ज़िले के सभी हॉस्पिटल और सारी व्यवस्थाओं के लिए भी चाक चौबंद किया है। किसी भी स्थिति में अगर कोई 19-20 बात होती तो हम तुरंत अपने चिकित्सा प्रबंध के बलबूते पर उसके सेवा देना चालू करेंगे और प्रशासन की जो आवश्यक सावधानी उसके चालू रखने का निर्णय किया। इस मौके पर कलेक्टर आशीष सिंह भी मौजूद रहे। कलेक्टर के अनुसार उज्जैन में कोरोना को लेकर 3 चरणों में अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें मास्क अनिवार्यता को लेकर रोको टोको अभियान, चालानी कार्यवाही और वैक्सीनेशन के दोनों डोज को दिसंबर तक 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ कोरोना अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था व्यवस्थित करना। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जिले में 2000 बेड कोविड के लिए तैयार किए गए थे, यह यथावत है। अगर उनमें कहीं कुछ संसाधन कमी होगी तो दूर किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा करी गई है और उसमें हम लोग 3 चरणों में काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। पहला तो ये है कि जो वैक्सीनेशन अभी भी अगर हम लोग देखें एक ढाल के रूप में कोई चीज़ अगर इस्तेमाल हो सकती है तो वैक्सीनेशन ही है, इसलिए इसके सेकेंड डोज को किसी भी हालत में दिसंबर के आखिरी तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा लगभग 76% के आसपास सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। अभी भी जो हमारा लगभग देखें 20% के आसपास का गैप है, इसको हम लोग बहुत जल्दी पूरा करेंगे महाअभियान के माध्यम से। इसके साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर फिर से जोर दिया जाएगा। मास्क के लिए अभियान, रोको टोको अभियान हो या फिर जो फाइन का अभियान हो, वो हमारे द्वारा वापस किया जाएगा। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन और मास्क के लिए चाहे कार्यस्थल हो या फिर मेले हों या फिर मंदिर में प्रवेश हो, इन सब जगहों पर इनके लिए थोड़ी सख्ती बरती जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगा के ही रहे और सेकंड दोनों वैक्सीनेशन की डोजेज लगा के ही सार्वजनिक स्थानों पर आए। तो अभी फ़िलहाल हमारी तरफ से इतनी तैयारी करी जा रही है। तीसरे कदम के रूप में ये सब करके भी अगर केसेस आने चालू होते हैं उस समय हमारी जो तैयारियां हैं ख़ासतौर पर हॉस्पिटल से रिलेटेड, वो पूरी की पूरी अच्छे तरीके से रहें, इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आज सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का ट्रायल रन करके देखा गया है। ये भी देखा गया है कि उनसे जो ऑक्सीजन निकल रही है उसमें शुद्धता की मात्रा पर्याप्त है या नहीं है। इसके साथ साथ अस्पतालों की जो दूसरी आधारभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो पाइप हों या फिर दूसरे इक्विपमेंट्स हों या बेड्स हों,
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो हम लोगों ने खरीदे थे उनका मेंटेनेंस हो, इनके सबके लिए निर्देशित किया गया है स्वास्थ्य अमले को। कुछ रिपेयर के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, दूसरी चीज़ें भेजी गई हैं। तो अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, उनको तत्काल सुधरवा लिया जाएगा और पूरी व्यवस्था को इस तरीके से चाकचौबंद किया जाएगा कि अगर केसेज आने हमारे चालू होते हैं तो हम लोग तत्काल ही भली भांति उपचार शुरू करें। इसके साथ साथ जो सीटी स्कैन कराने लोग जाते थे वो रिपोर्ट हम लोग पहले लेते थे, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो RT-PCR में पॉजिटिव नहीं आते हैं या नहीं कराते हैं और सीधा सीटी स्कैन जाते हैं। उनसे भी रिपोर्ट लेके हम लोग देखेंगे कि वहाँ से तो कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं निकल रहा है। और साथ साथ अब हम चूँकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है वो केवल RT-PCR टेस्ट के माध्यम से ही होती है, इसीलिए RAT वाले टेस्ट हम लोग धीमे धीमे कम करके अगले 4-5 दिनों में ख़त्म करेंगे। केवल RT-PCR के टेस्ट अब ज़िले में किए जाएँ। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती में बाबा को हरिओम जल चढ़ाया गया। इस दौरान बाबा को भस्मीभूत किया गया। पूरे मंदिर परिसर में बाबा के जयकारों का घोष होता रहा। रोज सुबह होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में आज तड़के बाबा महाकाल को भस्मीभूत किया गया। भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में बाबा के जयकारे गूंजते रहे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में तड़के होने वाली बाबा की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पूर्व बाबा महाकाल को हरिओम जल चढ़ाया गया। हरिओम जल चढ़ाने के पश्चात राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की गई। भस्म अर्पण करने के बाद राजा के रूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात डोल नगाड़ों की थाप के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ की गई। भस्म आरती में अपने राजा के दर्शन पाकर भक्तों ने राजा महाकाल के जय घोष लगाए। राजाधिराज बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए भक्त बड़े ही बेताब दिखाई दिए। आज की भस्म आरती पंडित महेश पुजारी द्वारा की गई। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने कम दबाव और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 48 घंटों से बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में बुधवार से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में दक्षिण पूर्वी अरब सागर में साइक्लोन सक्रिय है। इसी से महाराष्ट्र तट तक एक ट्रफ लाइन भी बन रही है। इसके प्रभाव में पूर्व मध्य अरब सागर में महाराष्ट्र तट के पास निम्न दाब क्षेत्र बन रहा है। दक्षिणी थाईलैंड के पास बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सक्रिय हो चुका है। अगला पश्चिमी विक्षोभ 4 दिसंबर को आ सकता है। अगर यह सक्रिय होता है तो तापमान में 3 दिन सर्दी नहीं बढ़ेगी। इसके जाने के बाद फिर ठंड बढ़ने लगेगी। हालांकि अभी हल्की ठंड बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में निम्न दबाव का सबसे ज़्यादा असर इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों पर पड़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने को भी संभावना बनी हुई है। साथ ही ओले भी गिर सकते हैं। इसका असर प्रदेश भर में देखा जाएगा। अगले 48 घंटे बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में गरज चमक की स्थिति बन सकती है। अभी जैसा कि हमने देखा था कि पिछला पूरा हफ्ता धूप खिली रही, लेकिन उत्तरी हवाओं के कारण रात का तापमान काफ़ी कम हो गया। वो 15 डिग्री तक आ गया था। कल से बादल की स्थितियां बनी हैं, जिसके कारण रात का तापमान थोड़ा सा बढ़ गया है, वो 17 डिग्री हो गया है। लेकिन हम कल शाम से देख रहे हैं कि बिल्कुल धूप की स्थिति, आज सुबह भी देखें, आज पूरा दिन बिल्कुल धूप नहीं है और हवाएं भी 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं, जिस कारण दिन में हमको काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जो भविष्यवाणी की गई है उसके अनुसार जो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र था, अरब सागर में भी एक डिप्रेशन बना हुआ था, उन सब के मिले जुले प्रभाव के कारण
जो पूरा महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का हिस्सा, इसमें पूरे में बादलों की स्थिति है। और 1 और 2 तारीख को बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो इंदौर उज्जैन संभाग है, यहाँ पर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद जैसे ही हमारा बादल खुलेंगे, आकाश क्लियर होगा, तो तेज़ ठंड की स्थिति पुनः रात में भी बनेगी और दिन में भी ठंड की स्थितियाँ बनेंगी। उज्जैन में टीकाकरण महाअभियान के नाम पर पीड़िता के साथ फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। दरअसल फ्रीगंज क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता ने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लगाया और सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। कोरोना टीकाकरण के महाअभियान में उज्जैन में फर्जीवाड़ा सामने आया है। टारगेट पूरा करने के फेर में स्वास्थ्य अमला ऐसे लोगों को भी वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने का सर्टिफिकेट जारी कर रहा है जिन्हें हकीकत में दूसरा डोज लगा ही नहीं है। हद तो यह है कि उन बीमारों को भी बगैर दूसरा डोज लगाए टीकाकरण का फाइनल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, जिन्हें बीमार होने की अवस्था में टीका लगवाने पर डॉक्टरों ने ही रोक लगा रखी है। पड़ताल में सामने आया है कि टीकाकरण का टारगेट पूरा करने की होड़ में स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेशन के आंकड़ों से खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई जीवित लोग भी हैं जिन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज लगाए बगैर उन्हें टीकाकरण का फाइनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को दूसरा डोज नहीं लगा तो उससे संक्रमण का खतरा बरकरार रहेगा। इस तरह की लापरवाही टीकाकरण महाअभियान के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर रही है। फ्रीगंज स्थित रेड स्क्वायर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 304 में रहती हैं 59 वर्षीय चंदा भमनानी। पहला डोज 8 जुलाई को लगा था। दूसरा डोज लगाने के लिए 25 नवंबर को टीम उन्हें ढूंढते हुए घर पहुंची थी, मगर वृद्धा को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर देखकर लौट गई थी। बावजूद तीसरे दिन 27 नवंबर को इन्हें भी वैक्सीन का दूसरा डोज लगना बताकर फाइनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। इनको एक्चुअली क्या है, जैसे 8 जुलाई को फर्स्ट डोज लगा था, उसके बाद 3 महीने पूर्ण होने के बाद कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे कि नेक्स्ट डोज लगवा लीजिए, पर चूँकि डॉक्टर ने मना कर रखा था कि इनकी हालत ख़राब है और ऑक्सीजन चढ़ रहा है, तो इन्हें आप अभी सेकेंड डोज न लगाएं जब तक हम आपको निर्देश न दें। तो एक बार टीम घर पे आई, कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे कि आप इन्हें लगवाएं। फिर वो पूछ के गए और 27 तारीख को दिन में करीबन 2:30 बजे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है और SMS आता है कि आपका सेकंड डोज हो गया है और आपको जो है वैक्सीनेशन लग गया है, और सर्टिफिकेट भी आ गया जिसमें दोनों डोज कंप्लीट दिखा रहा है, जिसमें कि हमने उनको सेकंड डोज लगवाया ही नहीं। तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार का जो ये चल रहा है अभियान, इस तरह से उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। उक्त मामले की जानकारी जिला कलेक्टर आशीष सिंह को जैसे ही लगी, उनके द्वारा मामले की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही की बात भी कही गई है। आज 2 ऐसे केसेस की सूचना हमको प्राप्त हुई थी और हमारे द्वारा उसकी जांच भी कराई गई। एक ही सेंटर है जहां से वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दोनों जो है जनरेट होना पाया गया है। हम लोग जो वेरीफायर है, पता चला है कि एक आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा रखा गया है। हम लोग उससे SCN भी जारी कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ में सभी को ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इस प्रकार की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, हमारे पास में फ़ोन नंबर और नाम होते हैं, अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पर ये कंफर्म करता है कि उसके द्वारा सेकंड डोज लगाया जा चुका है, तो हम लोग निश्चित रूप से सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति ये कंफर्म नहीं कर रहा है या फ़ोन नहीं मिल रहा है या उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी हालत में सर्टिफिकेट जारी नहीं है। सर, ये एक कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया, जो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है, वेरीफायर, उससे सर्टिफिकेट जनरेट होना पाया गया है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि उसके द्वारा किस आधार पर सर्टिफिकेट को जनरेट किया गया है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी तो उसको तत्काल निकाला जा सकता है। अगर किसी की सूचना के आधार पर किया है तो फिर किसी दूसरे विभाग या कोई दूसरा कर्मचारी भी उसकी जद में आए। देखिए, अगर ऐसी कोई भी घटना होती है, ये चीज़ चूँकि बहुत गंभीर चीज़ है, तो निश्चित रूप से पब्लिक डोमेन में आ जाती है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये संख्या हज़ारों में या लाखों में हो रही होगी जिसकी वजह से जो है इतनी बड़ी कोई अनियमितता है। कहीं कहीं पर त्रुटियां भी हुई हैं, कहीं पर किसी की गलती भी हुई है, लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो तत्काल हमको पता लग जाता है। बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, इतने 14 लाख के आसपास हम लोग फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, सेकंड डोज भी लगभग 12 लाख के आसपास हम लोग लगवा चुके हैं। उनमें अगर इक्के दुक्के कोई ऐसी त्रुटियां हुई हैं तो उनको सुधारा जाएगा। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये हम लोग जरूर जानेंगे। स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के दौरान एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2022-23 के कार्यों की टेंडर प्रक्रिया के बारे में जल्द शुरू कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
महाकाल मंदिर क्षेत्र में कई काम स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने स्मार्ट सिटी कार्यालय पर हुई बैठक में उज्जैन कमिश्नर और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को स्मार्ट सिटी कार्यों की जानकारी दी। स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा में जो भी निर्णय आए हैं उस पर कार्य किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के अधिकतर कार्यों के टेंडर हो चुके हैं, कईयों को तो वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया है। 15 दिसंबर तक बाकी बचे हुए टेंडर किए जाएंगे। 15 दिसंबर के बाद कोई भी टेंडर स्मार्ट सिटी के कार्यों का नहीं किया जाएगा। जनवरी में सभी कार्य शुरू हो सके, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि 2023 तक सारे कार्य पूर्ण किया जा सके। इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जल्द ही कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। टेंडरिंग बनवाकर 2023 तक सारे कार्य पूर्ण किए जाएंगे। में एक समीक्षा बैठक थी। इसमें जो भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसके संबंध में माननीय मंत्री जी को और सभागत महोदय को अवगत कराया गया है और जो भी उसमें डिस्कशन के बीच में सलाह आई है उन पर हम लोग काम करेंगे। फिलहाल जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे हैं उनमें लगभग सभी टेंडरिंग या तो हो गई है, वर्क ऑर्डर उनको जारी हो गया है। कुछ हमारे प्रोजेक्ट बचे हुए हैं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि किसी भी हालत में दिसंबर 15 के बाद कोई टेंडर न जाए और जितने भी काम प्रारंभ होने हैं जनवरी में सारे के सारे प्रारंभ हो जाएं, जिससे कि 2023 की जो हमारी हम लोगों ने लक्ष्य अपने लिए रखा है जून 2023 का, तब तक हमारे सारे काम कंप्लीट। स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी पहुंचे और उन्हें पूरी जानकारी कलेक्टर द्वारा दी गई। मोहन यादव ने बताया कि महाकाल मंदिर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के पूर्व सभी का लोकार्पण हो सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। उज्जैन में हेरिटेज होटल की कई संभावना है, उसकी तलाश भी की जा रही है। जिस तरह इंदौर में रोड चौड़े करने के लिए सरकार ने FAR का निर्णय लिया था, उसी तरह उज्जैन को चौड़ीकरण के लिए FAR का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। अच्छे ग्रेड के स्कूल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सिद्धवट पर श्रद्धालुओं को धूप न लगे, इसके लिए शेड बनवाने का प्रस्ताव रखा गया है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से उज्जैन में बाबा महाकाल को लेकर बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रयास करने के महाशिवरात्रि तक वो स्मार्ट सिटी का पहले इसके सभी निर्माण कार्यों का लोकार्पण हो जाए। उसके साथ साथ उज्जैन में और बड़ी बड़ी सौगातें मिलती जाए। कुछ निर्णय किए हैं, जैसे हमारी हेरिटेज होटल के रूप में एक तरह से बाकी जो कौन कौन संभावना हो सकती है उसमें काम करें। एक चौड़ीकरण को लेकर के जो मुआवजा देना पड़ता है, तो मुआवजा देने के लिए FAR का उपयोग जो आमतौर पर सरकार ने निर्णय किया। इंदौर में बहुत लोग छोड़े हुए हैं कि FAR बेच करके लोगों ने चौड़ा करा दिया और सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़ा। तो उसका वैकल्पिक रूप से यहाँ कैसे मदद हो सकती है, या कहीं ज़रूरत पड़े तो उसमें लाभ मिल जाए। इसी प्रकार से विकास के और जितने भी काम हैं उन प्रत्येक कामों को खुल करके बात की है। हमारे मयूर वनम सहित जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है इनको समय सीमा में कंप्लीट कर दें और तुरंत चालू कर दें। साथ ही साथ जैसे स्मार्ट क्लास और स्मार्ट स्कूल का एक प्रोजेक्ट हुआ है जो रुद्र सागर के पास है, तो एक्सीलेंस स्कूल हमारे यहाँ है। अब एक्सीलेंस स्कूल के अलावा भी जो अच्छे ग्रेड के बच्चे हैं उसने स्मार्ट क्लास और स्मार्ट स्कूल में 3-4 स्कूल एक साथ भेज रहे हैं, तो उनका ग्रेडेशन कर दें कि एक अच्छे ग्रेड के लिए एक स्कूल हो जाए, दूसरा सेकंड वाला और एक थर्ड वाला हो जाए। तो अपने जो सरकारी संसाधन है उनका कितना अच्छा बेहतर उपयोग हो सकता है उस पर विचार करें। इसी प्रकार से सिद्धवट के प्रोजेक्ट में हमने कहा कि जो घाट के ऊपर बैठ करके श्रद्धालु जो क्रियाकर्म कराने आते हैं तो ठंड गर्मी बरसात में परेशान होते हैं, तो उनको छाया की व्यवस्था हो जाए ताकि कष्ट नहीं हो। ऐसे जो भी पैसा शासन का लगे उसका ज़्यादा बेहतर उपयोग हो, इस पर हमने बात की। कालिदास अकादमी के परिसर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए सभी से मास्क पहनने के लिए कहा गया है। 2 साल बाद लग रहे हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ शानदार होने की बजाय फीका रह गया। मेले में आए व्यापारियों की दुकानें जमी भी नहीं थी और उच्च शिक्षा मंत्री ने फीता काट दिया। आलम यह था कि कोई व्यापारी टेबलों के लिए भटक रहा था तो कोई रस्सी के लिए। कुछ व्यापारी दुकानें ठोकते नजर आए। इसी बीच मंत्री जी दुकानों का निरीक्षण करने पहुंच गए। शुभारंभ कार्यक्रम में एक भी विधायक नहीं पहुंचा। जिले में भाजपा के 3 और कांग्रेस के 4 विधायक हैं। कोविड महामारी की वजह से 2 साल बाद कालिदास अकादमी में हस्तशिल्प मेला बुधवार से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में आने पर प्रतिबंध हटा दिए। यह देख कलेक्टर ने मेला लगने के महज 10 दिन पहले आदेश दिए। मशक्कत के बाद सारी व्यवस्थाएं जुटाई गईं और व्यापारियों को सूचना भेजी गई। बुधवार शाम 6 बजे मेले का शुभारंभ हो गया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ढोल की थाप और तालियों के शोर के बीच फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया।
मंत्री मंच पर पहुंचे और दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद स्वागत समारोह शुरू हुआ। मंत्री जी दुकानों पर पहुंच गए और सामानों की जानकारी लेने लगे। दुकानें ठीक से जमी भी नहीं थी, इसके चलते दुकानदार ठिठक गए और बाद में बेमन से उन्होंने लाए गए सामान और शिल्प की जानकारी दी। मेले में कुल 257 दुकानें लगाई गई हैं और यह 10 दिसंबर तक रहेंगी। मेला रोजाना दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया ने बताया कि मौसम की वजह से शहरवासी और अन्य जनप्रतिनिधि मेले में शामिल नहीं हो सके। आने वाले 1-2 दिन में मेले की रंगत छा जाएगी। कालिदास अकादमी के अंदर हर बार की तरह हस्तशिल्प मेले का जो शुभारंभ हुआ, मेरी अपनी ओर से पूरे उज्जैन वासियों को बधाई और यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों की भावना के अनुसार कोविड के नियम का पालन करते हुए हम सब इस मेले के अंदर लगी हुई दुकानों में परचेसिंग करें, खरीदी करें और हस्तशिल्प को बढ़ावा दें। इसी भावना के अनुसार आज मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय करण सिंह जी, उपाध्यक्ष मदन लाल जी, समस्त सदस्यगण, जिला पंचायत सीईओ, हम सब ने मिलकर के ये हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से चुनौतीपूर्ण कार्य किया है। लेकिन इसके पीछे की जो भावना है कि ये बीमारी न फैले, इसलिए हमने कोविड के बचाव के साधन भी यहाँ खड़े किए हैं। उम्मीद करेंगे परमात्मा चाहेगा तो ये मेला भी अच्छे से निपटेगा और ये हम सब बचाव के साधनों का उपयोग करते हुए अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में नहीं डालेंगे। मेरी अपनी ओर से, क्योंकि कालिदास समारोह के साथ ये मेला चालू होना चाहिए था, लेकिन ये कोविड के कारण से निर्देश देरी से आए, फिर भी हमने ये परंपरा कायम रखी है कि ये जो कार्तिक में मेला लगना ही चाहिए, तो ये मेला लगा है। मैं अपनी ओर से उम्मीद कर रहा हूँ कि कार्तिक मेला भी इसी प्रकार से लगेगा। दोनों मेलों की बधाई। हम जिला पंचायत की ओर से हस्तशिल्प मेला का लगाते हैं और आज माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी द्वारा और हमारे सभी विधायक को इनवाइट करा था, किसी कारणवश आ नहीं पाए, लेकिन आज शुभारंभ हमारा माननीय मंत्री जी के हाथों से ओपनिंग शुभारंभ किया गया है। और ये 10 दिन का मेला है, 12 दिन का मेला है। आज 1 तारीख से चालू होगा, 12 तारीख तक उसका समापन है। हमने पिछली बार 300 दुकानें लगवाई थी, तो हमारे 450 लोगों ने आए थे, फिर हमने दुकान बाद में बढ़वाई थी। इस बार हमारे कोरोना के देखते हुए हम 270 दुकान लगाई थी, लेकिन आवेदन 570 आए थे। तो हमने लॉटरी द्वारा उनको सबको दुकान अलॉट की गई है और सबको दुकान मिल गई। और जिस व्यक्ति ने ओपन के लिए दुकान मांगी थी उनको ओपन भी दी गई है। और आज थोड़ा सा पानी का मौसम के कारण भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन आने वाले 1 या 2 दिन में मेला, हमारा भव्य मेला लगेगा। उज्जैन में लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटों तक ऐसे ही बारिश होती रहेगी। उज्जैन में बुधवार को बादल छाने के साथ साथ कम दबाव से बारिश होती रही। ये बारिश जो कि लगातार गुरुवार तक चलती रही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले अगले 48 घंटों तक पूरे प्रदेश में ऐसे ही बारिश का दौर बना रहेगा, जिससे ठंड और बढ़ गई है। गुरुवार सुबह से ही तेज बारिश होती रही, जिसके कारण फ्रीगंज क्षेत्र स्थित टावर चौक पर सन्नाटा पसरा रहा। आज के अंक में यहीं तक, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।